तो भैया वेक्टर चैप्टर चालू है अपना, वेक्टर चैप्टर चालू है। ओके, इस वेक्टर चैप्टर में ना छोटे छोटे 3 इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा देता हूं आज मैं। एक तो रहता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेक्टर, क्या चीज है, क्या पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेक्टर क्या चीज है। दूसरा एक पढ़ना है अपने को जो छोटी छोटी टर्म है, नल वेक्टर किसे बोलते हैं, नल वेक्टर किसे बोलते हैं, और एक बोल्ड वेक्टर क्या होता है, बोल्ड क्या होता है, और लाइट क्या होता है तो ऐसी छोटी छोटी चीजें। लेकिन कभी कभार ना ऐसा झंडू क्वेश्चन आ जाता है एग्जामिनेशन में, ऐसा 5 क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, और अपने पढ़ने में नहीं गए अगर एनसीईआरटी ठीक से। देखो मैं क्या कर रहा हूं मालूम है क्या, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पैराग्राफ और लाइन बाय लाइन जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारे मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस, वो एक को भी नहीं छोड़ रहा हूं। क्योंकि भैया मुझे ये एक्सपीरियंस आया कि कभी कभी ना बहुत टफ पढ़ाते बैठते, बहुत भयंकर डेंजरस चीज पढ़ाते बैठते, अड़े तड़े प्रॉब्लम पढ़ाते बैठते। और मुझे बच्चों के फीडबैक ऐसा मिला कुछ साल पहले कि सर अपन आड़े तेड़े सारे क्वेश्चन कर लिए, बट कभी कभी ना ऐसा क्वेश्चन आ जाता है इतना इजी वाला कि जो अपने को आता ही नहीं सर, आता ही नहीं। क्योंकि एनसीईआरटी में क्या रहता है, एनसीईआरटी का एकदम कोर क्वेश्चन रहता है, जिसने एनसीईआरटी पढ़ ली उसको आ जाता है। लेकिन सर अपन इतने भयंकर भयंकर आईआईटी लेवल के, नीट लेवल के, जेई लेवल के, एआईपीएमटी लेवल के क्वेश्चन करते हैं, और अपनी इतने अच्छा उल्टा सब्जेक्ट स्ट्रांग रहता है फिजिक्स, बट अपने को वो छोटा सा झंडू क्वेश्चन, एक 5 क्वेश्चन अपने को नहीं आता, क्योंकि अपने वो पढ़ने में से नहीं गया रहता है एनसीईआरटी में। तब से भैया मैंने बोला ये कुछ ठीक बात नहीं, साला इतना अच्छा पढ़ो और एक छोटा सा क्वेश्चन ना आए अपने बच्चों को। तब से मैंने क्या किया, एक बुक है जिसमें एनसीईआरटी के पैराग्राफ पैराग्राफ लाइन लाइन को कवर करके एमसीक्यूज बनाए। तो साथ साथ में टफ क्वेश्चन पढ़ाने के साथ साथ उस बुक को भी मैंने फॉलो करना चालू कर दिया, कि जिसमें एनसीईआरटी के ईच एंड एवरी पैराग्राफ, ईच एंड एवरी लाइन पे ज्यादा से ज्यादा पेपर सेट बनाने वाले, पेपर बनाने वाले, एमसीक्यूज बनाने वाले लोग क्या मेंटालिटी से सोच के क्वेश्चन बना सकते हैं, वो सारी मेंटालिटी का यूज करके, इस्तेमाल करके, उसके ऊपर डीपली सोच के एक एक क्वेश्चंस कवर हो जाए, मतलब हर एक लाइन कवर हो जाए, उसके ऊपर क्वेश्चंस बनाए, एमसीक्यूज बनाए। ऐसा एक बुक मैंने ढूंढ निकाला और उसको मैं फॉलो करता हूं, और आपको पढ़ाने के पहले मैं देख लेता हूं कि उस बुक में क्या क्या क्वेश्चंस डाले गए हैं, क्या क्या क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी जताई गई है। और मैं ये करता हूं कोशिश क्लास में कि मैं जब क्लास में पढ़ाऊं तो वो सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए आपके। कभी अगर आपके आंखों के सामने वो क्वेश्चंस अगर आए, वो टिपिकल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, तो वो भी आपके हाथों से ना छूटे, ये कोशिश मैं अपने पढ़ाने में रखता हूं तब से। तो अभी क्या है ना, आपकी छोटी सी छोटी चीज भी छूटने नहीं देना है, बस यही मेरा प्रयास है, यही मेरा एफर्ट रहेगा। ओके, तो चलो इधर ध्यान दो, कोई टेंशन मत लो, मैं हूं इधर, मैं हूं ना, हाँ ठीक है। एब्सोल्यूट वेक्टर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेक्टर। अब बोले है तो एक छोटी सी चीज, लेकिन बोलेंगे सर है क्या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेक्टर, मतलब सिंपल कुछ नहीं यार। अगर मान लो कि एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर ए है, ओके, ये वेक्टर ना अभी कैसा लिखते हैं आपको पता नहीं है, एक वेक्टर कैसा लिखते हैं आपको पता नहीं, ये वेक्टर मैं आपको बताता हूं बाद में। ये 3i + 4j ऐसा कोई वेक्टर है। बोले सर ये 3i + 4j क्या, बताता हूं, सब बताता हूं। तो ये वेक्टर, इसको बोलते हैं वेक्टर ए, लेकिन इसकी कोई मैग्नीट्यूड होगी, मैग्नीट्यूड ने कितना न्यूटन का होगा। सपोज ये फोर्स को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर, किसको रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर है, फोर्स को, तो इसकी वैल्यू काय में देनी रहनी चाहिए, न्यूटन में। फोर्स काय में रहता है, न्यूटन में। कोई मान लो एक वेलोसिटी वेक्टर है, कौन सा, वेलोसिटी वेक्टर, तो इसकी वैल्यू काय में होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। वेलोसिटी की वैल्यू काय में होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। सो किसी वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू, किसी वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मान लो 10 मीटर पर सेकंड है, मतलब ये वेलोसिटी वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड। या ये जो फोर्स कोई वेक्टर, ये फोर्स वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड मान लो 5 न्यूटन है। ये 5 न्यूटन कैसे है वो भी समझाऊंगा अभी। बस ये सिंपल छोटा सा एक शब्द जो है, वर्ड जो है बेटा, उसे समझना है बेटा। ध्यान दे रहे बेटा, कोमल, याना, शर्वरी, खुशी, अश्मित, गायत्री, जितने स्क्रीन पे दिख रहे हैं फिलहाल तो मुझे। इसकी जो ये वेक्टर है, फोर्स वेक्टर, उसकी कोई ना कोई वैल्यू तो होगी ना, वैल्यू तो होगी ना, यानी उसका कोई मैग्नीट्यूड तो होगा ना। तो वो जो मैग्नीट्यूड है किसी भी वेक्टर का यार, सिंपली कुछ नहीं, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेक्टर। कितनी पांचट चीज है, लेकिन मालूम रहना चाहिए। तो बोलेंगे सर एग्जामिनेशन में एब्सोल्यूट वेक्टर पूछा था सर, हमारे समझ में नहीं आया क्या बोल रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, आस्था ध्यान देना बेटा इधर। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, और कुछ नहीं है। और उसको लिखने का तरीका बताया है बुक वालों ने, उसको लिखने का तरीका बताया है। मान लो ये वेक्टर ए है, उसकी अगर वैल्यू एक्सप्रेस करना है, उसकी अगर मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस करना है, तो उसको ऐसा लिखते बेटा, ऐसा लिखते। अगर किसी वेक्टर के दो बाजू में ऐसी 2 लाइन दिखी तो उसको बोलते हैं उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी उसका मैग्नीट्यूड,
यानी उसको तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए, ऐसा भी पढ़ते हैं कुछ लोग, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए, मॉड शॉर्टकट में मॉड ऑफ वेक्टर ए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर, याद रहेगा। क्या क्या बोलते हैं इसको, तो बहुत बढ़िया तरीके से इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए, या फिर शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, मॉड। मॉड पढ़ने के लिए मॉड है, मॉड है ना, मॉड्यूलस पढ़ना लंबा हो चौड़ा होता है इसलिए मॉड बोलते हैं, या एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेक्टर ए, या फिर और क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड, ऐसा पढ़ते हैं पढ़ने के लिए। तो वेक्टर ए को अगर ऐसे दो लाइन के बीच में दिखाया गया, ओके, तो इसको बोलते हैं मॉड्यूलस, मॉड, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सिंपल सी बात है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ रहा हूं बेटा, मैं स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ रहा हूं, जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट क्विकली, आई विल गो अहेड, आगे जा रहा हूं, ओके, ले लिया। चलो दूसरा चीज, दूसरा और एक इंपॉर्टेंट चीज, मान लो किसी कोई बुक ना अलग अलग ही सिंबल, अलग अलग डिनोशन यूज करते हैं और अपना को ना उसका मीनिंग ही नहीं मालूम रहता, फिर अपन फंस जाते हैं। दूसरा है क्या, देख, कोई वेक्टर है, अगर उसको ऐसे मतलब ऐसा दिखाया, कोई वेक्टर को ऐसा दिखाया, ऐसा इंडिकेट किया, उसके आगे कुछ ना कुछ लिखा रहेगा इक्वल टू, और किसी कभी कभी ऐसा दिखाया, भैया क्या फर्क दिख रहा है बेटा दोनों में, क्या फर्क दिख रहा है बेटा, बताओगे क्या तुम? कभी ना वेक्टर को ऐसा दिखाते हैं, मतलब कभी कभी कोई वैल्यू को ऐसा इंडिकेट करते, वैल्यू को ऐसा इंडिकेट करते, वैल्यू को ऐसा इंडिकेट करते, और कभी कभी वैल्यू को ऐसा इंडिकेट करते, कभी कभी वैल्यू को ऐसा इंडिकेट करते। तो कोई बताएगा बेटा मुझे आप में से, देखो ये कैसा है, ये कैसा, क्या फर्क दिख रहा है कुछ? हाँ सही है आदित्य, सही है, ये ना थोड़ा सा लाइट है बेटा, लाइट, थोड़ा लाइट है, फ्रंट है, और दूसरा कैसा है, बोल्ड है, बोल्ड है। तो प्लीज इसका मीनिंग ध्यान में रखना, ये लाइट जो है ना, ये क्या करता है पता है, मैग्नीट्यूड इंडिकेट करता है, अगेन क्या इंडिकेट करता है, मैग्नीट्यूड, उसको डायरेक्शन वगैरह नहीं है। और ये बोल्ड वाला अगर दिखा तो ये समझ लेना ये कंप्लीटली वेक्टर क्वांटिटी को इंडिकेट करता है, मतलब वेक्टर है ना, आपको पता है बेटा क्या क्या रहता है उसमें, मैग्नीट्यूड भी रहता है और डायरेक्शन भी रहता है, इस तरीके से याद रखे। मारो स्क्रीनशॉट भैया, फटाक से स्क्रीनशॉट मारो, मतलब सिंपल सारा लिख दिया मैंने एक ही इसमें, ये भी समझा दिया और ये भी समझा दिया, छोटी छोटी चीजें मार दिया आदित्य। चलो आगे चले, कितनी छोटी छोटी चीजें पढ़ा रहा हूं, एकदम 5 चीजें पढ़ा रहा हूं। लेकिन सर क्या पढ़ा रहे, छोटे छोटे बच्चों को थोड़ी ना पढ़ा रहे आप, अच्छे बड़े बच्चों को पढ़ा रहे, कुछ अच्छा पढ़ाओ सर, कुछ डिफिकल्ट वाला पढ़ाओ। रुको तुम्हारी अभी बैंड बजाता हूं थोड़ी देर में। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो आगे चलता हूं। अभी आगे देख, अब ना यहां पर जो है समटाइम्स ये वाली टर्म आपको दिखने को मिलेगी, ये नॉल वेक्टर क्या है यार सर, ये नॉल वेक्टर क्या, सुन ले। अब मान ले कोई पार्टिकल अगर यहां से यहां पे गया, ए से लेके कहा गया बड़ा बी पे गया, मतलब उसने इतना डिस्प्लेसमेंट कर लिया, क्या कर लिया, डिस्प्लेसमेंट कर लिया। डिस्प्लेसमेंट मालूम है आपको, ये टर्म पढ़ी आपने 8, 9, 10 में, बताने की जरूरत नहीं, बट उसके ऊपर मैं एक स्पेशल पीरियड लेने वाला हूँ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एक स्पेशल पीरियड लेने वाला हूँ। उसे पूरी तरीके से बैंड बजा के छोड़ूंगा तुम्हारी, ऐसे गलत करोगे, बोलेंगे सर क्या बात कर रहे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो हमने 9th में 10 में ऐसा पढ़ा है कि आप क्या गलत करोगे, हमारा करूंगा, ऐसा गलत कराऊंगा तब जाके तुम्हारे होश ठिकाने आएंगे। सर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना टफ है, अब भी समझ में आया सर, पहली बार जिंदगी में। ऐसा नहीं बोल दिया ना बता देना, नहीं बोल दिया ना तो देख लेना। तो ये डिस्प्लेसमेंट भी है, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट इतना, ए से लेके पार्टिकल बी तक गए, उसने इतना डिस्प्लेसमेंट किया, या मान लो पार्टिकल ऐसा अगर यहां से निकला ए से और यहां पे पहुंच गया, तो इसको डिस्टेंस बोलते, देखो इसको डिस्टेंस बोलते। लेकिन ये जो शॉर्टकट रहता है, फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन वाला जो सीधा शॉर्टकट रहता है ना बेटा, इसको क्या बोलते हैं, इसको DISTANC, इसको डिस्टेंस बोलते हैं। मान ले कि तू वर्धा से नागपुर गया, तो वर्धा से तू नागपुर जाना चाहता है, वर्धा से नागपुर कैसे जाएगा, वर्धा से नागपुर अगर मुझे मालूम है कि नागपुर इधर है, जो एक बार गाड़ी का हैंडल में टाइट करूंगा, जो सीधे निकलूंगा, है ना, किसी का घर बीच में आए, पेड़ आए, रास्ता है, किसी के घर में से, ड्राइंग रूम में से निकल के किचन में से निकलूंगा, ऐसा तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि सीधा तो जा नहीं पाऊंगा, मुझे जाना पड़ेगा रास्ते से। मान ले ऐसा, फिर यहाँ पे मोड़ आया, यहाँ से मोड़ आया, से दिल छोड़ आया, ऐसा मोड़ आया और ऐसे करके मैं नागपुर पहुंच गया।
रास्ते रास्ते से पहुंच गया। तो इसे बेटा डिस्टेंस बोलेंगे, लाइक 75 किलोमीटर है वर्धा नागपुर, डिस्टेंस कितना 75 किलोमीटर है। लेकिन मैं एक सीधी लाइन खींचता हूं वर्धा और नागपुर के बीच में, अगर मेरे पास एरोप्लेन रहता तो भी क्या मैं रास्ते रास्ते से जाता? क्या एरोप्लेन रहता तो नहीं? एरोप्लेन रहता तो मान ले कि मैं सीधा 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 जूप ऐसे पहुंच गया रहता। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वर्धा नागपुर के बीच में, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और जैसा एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल पाथ जो है उसकी जो लेंथ है, एक्चुअल पाथ की जो लेंथ है, एक्चुअल पाथ की जो लेंथ है, उसे क्या बोलते हैं? इतना ध्यान में रखोगे, मैं लिख कर नहीं दूंगा, अगर मारना है स्क्रीनशॉट अगर आपको हर चीज। इसको क्या बोलते हैं बेटा? डिस्टेंस। डिस्टेंस। और ये इसे क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ऐसा शॉर्टकट में चाहिए तो स्क्रीनशॉट मार लो, हर चीज का मार लो, है ना। आपके पास ऐसी नोट्स बने यार, कभी एक आध बार किसी को पढ़ाने का काम पड़े ना, तो आपको हर एक फंडा छोटा छोटा आपके कॉपी में रहना चाहिए, आपको मालूम रहना चाहिए। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ गए आप लोग? चलो मिटा रहा हूं मैं इसको, मिटा रहा हूं। ओके, मिटा रहा हूं। अब ये मैंने सब बताया क्योंकि मैं नल वेक्टर पढ़ा रहा था, तो नल वेक्टर पढ़ाने के लिए मुझे थोड़ा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताना पड़ा। जैसे कि मान ले पार्टिकल ए से लेके बी तक जा रहा, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट इतना कर रहा है। अब मुझे बता, अगर कोई पार्टिकल ए से निकला और वापस आया, तो बता उस पार्टिकल ने, ये अगर सर्कल की रेडियस मान ले आर है, आर, तो बता उस पार्टिकल ने डिस्टेंस कितना कवर किया और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? डिस्टेंस है क्या? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट को ना मैं एस से इंडिकेट कर रहा हूं, एस। ये डिस्प्लेसमेंट पता है क्या है? एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्ले क्योंकि उसको डायरेक्शन है ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि उसको डायरेक्शन है, और डिस्टेंस को कोई डायरेक्शन नहीं थी, डिस्टेंस कैसे भी जा रहा, कैसे भी जा रहा, कैसे भी जा रहा, डिस्टेंस को कोई मतलब डायरेक्शन नहीं थी। तो डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान में रखना। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है? लिख लो चाहिए तो, अगेन लिख लो। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और ये डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है बेटा? डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को सीधे डायरेक्शन दे दी पर्टिकुलर। अभी देखा वर्धा नागपुर ऐसा 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 गया, मतलब ये डिस्टेंस है, लेकिन ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को पर्टिकुलर डायरेक्शन है, पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसलिए इसको कौन सी क्वांटिटी बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। लेकिन इसको तो कोई डायरेक्ट कभी इधर जा रहा, 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 कोई डायरेक्शन ही नहीं फिक्स। इसको कौन सी क्वांटिटी बोलेंगे? स्केलर। यानी वर्धा नागपुर डिस्टेंस 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, दैट्स इट। यानी 75 किलोमीटर इज अ मैग्नीट्यूड ओनली, हैविंग नो डायरेक्शन, एंड दैट्स व्हाई डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है ना एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, परफेक्ट डायरेक्शन होती है, तो उसे वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अब यहां से पार्टिकल निकला, वापस आया, तो बताओ इस पार्टिकल ने डिस्टेंस कितना कवर किया और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? बहुत बढ़िया, बहुत लोगों के आंसर भी आ गए। नीलमैंग बेटा डिस्टेंस का आंसर है, तूने जो दिया हुआ कि डिस्प्लेसमेंट का बेटा अलग अलग मेंशन कर। नीलमैंग बेटा अलग अलग मेंशन कर, डिस्टेंस का आंसर अलग से लिख, डिस्प्लेसमेंट का अलग से लिख। पहला वाला आंसर डिस्टेंस का लिखो सब लोग, दूसरा वाला आंसर डिस्प्लेसमेंट का लिखो कॉमा करके। पहला डिस्टेंस का लिखो, दूसरा डिस्प्लेसमेंट का लिखो। मैं समझ जाऊंगा, टाइप करो, समझ जाऊंगा। अब थोड़ी एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा ना, ऑनलाइन पढ़ना है तो समझना तो पड़ेगा एक दूसरे की लैंग्वेज, इशारे समझना पड़ेगा एक दूसरे के, दूर से इशारे समझना पड़ेगा बेटा। पहला वाला आंसर डिस्टेंस का चाहिए मुझे, दूसरा वाला आंसर डिस्प्लेसमेंट का चाहिए। चेतन बेटा गलत कर दिया, अनुश्री ने क्या किया? अनुश्री ने कुछ तो भी गड़बड़ किया यार। सेजल ने सही किया भैया, सेजल ने सही किया। सेजल बेटा सही है, अनुश्री गड़बड़ किया ना बेटा तूने। नीलमयंक तेरा पहला एक आंसर मुझे मिल गया, यस करेक्ट है बेटा तेरा वो आंसर। नीलमयंक करेक्ट है। चेतन तूने गलत कर दिया यार, आदित्य ने गलत कर दिया, यस अश्मित ने सही कर दिया यार। हाँ नीलमयंक तेरा सेकंड आंसर भी करेक्ट है। सुन ले अभी इधर सुन ले, वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाऊंगा, आप बोलेंगे सर खुश हो जाएंगे तुम मेरे पे, खुश हो जाएंगे, गारंटी दे रहा हूं, लिटरली खुश कर दूंगा तुम्हें, सच बता रहा हूं। टाइम है उसको। संस्कार नहीं बेटा, तू डिग्रीज में बता रहा, डिग्रीज में नहीं चलेगा, इधर ध्यान दे। ये देख डिस्टेंस है ना, मैंने क्या बोला? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। ये ऐसा पूरा जो जा रहा है वो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, और ये खुपाच शॉर्टकट है ना डिस्प्लेसमेंट, खुपाच शॉर्टकट है ना डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाला तुम्हारा डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्टेंस है, ये पूरा वापस डिस्टेंस है। और अगर मेरे पास, अगर मान लो, अगर मेरे पास, अगर और
शॉर्टकट है ना क्या होता है डिस्प्लेसमेंट है ना फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट के बीच में की दूरी है ना क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है। सुन ले अभी सुन ले ये सर्कल है और अच्छे से बताता हूं अगर पार्टिकल यहां पर है और अगर वो यहां पे पहुंचता है रेडियस इस सर्कल की मान लो आर है ये क्या है ये क्या है डिस्टेंस है ये क्या है बेटा डिस्टेंस है देख ले ये डिस्टेंस है डिस्टेंस कितना है देख पूरा सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर पूरा सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर पूरा सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर बट ये आधा सरकमफेरेंस है 2 पाई आर का आधा है ना पाई आर 2 पाई आर का आधा है ना पाई आर होगा यानी डिस्टेंस का आंसर कितना है पाई आर बट अगर मेरे पास अगर एरोप्लेन होता तो मैं शॉर्टकट मारता तो खपाच खपाच सीधा खपाच तो ये जो है ये मेरा क्या है ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है ये मेरा क्या है डिस्प्लेसमेंट और ये मेरा क्या है ये मेरा क्या है डिस्टेंस है तो डिस्टेंस हुआ पाई आर और डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां से लेके आए तक नहीं ये आर रेडियस और ये आर रेडियस यानी कितनी हो गई 2r देखो सुनो बहुत लोगों का गलत कर दिया मैंने इस बार ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा r प्लस r रेडियस प्लस रेडियस ट्वाइस रेडियस यानी डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा हुआ ट्वाइस r देख लो बराबर डिस्टेंस हुआ पाई आर 2 पाई आर का आधा पाई आर हाफ 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 सरकमफ्रेंस और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ r प्लस r 2r समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बेटा समझ में यस तो बेटा दक्षता तूने गलत लिख दिया सब है ना हाँ वो पहले वाले आंसर है शायद तेरे सही है पहले वाले आंसर होंगे तो पता नहीं तेरे बट यहाँ पे अभी तूने डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस को सही तरह से समझना चाहिए ये पाई आर और ये 2r ये पाई आर और ये 2r डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ध्यान में आई बात अब मुझे फिर से वापस आ जाओ मेरे क्वेश्चन पे इस पे अब अगर कोई पार्टिकल वापस आता है अरे इस बार पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन यार सेम है एक ही है जहां से निकला वहीं पे आ गया एंड पार्टिकल अगेन कम्स एट इट्स ओन पोजीशन सो इन दिस केस मुझे कौन बताएगा भैया डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है तो सिंपल सी बात है ये हो गया डिस्टेंस तुम्हारा हो गया कितना हो गया पूरा सरकमफेरेंस 2 पाई आर डिस्टेंस तुम्हारा कितना हो गया भैया 2 पाई आर ओके और डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टकट है फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच में की दूरी इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच में की दूरी लेकिन इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट भी वही है ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया तुम्हारा तो 0 हो गया बात ध्यान में आई इस बार डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आई 0 आई मतलब अगर कभी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 आती होंगी या इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ऑब्जेक्ट पार्टिकल कुछ भी बोलो और फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट या पार्टिकल कुछ भी बोलो अगर सेम रहती होंगी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम रहती होंगी मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 रहती है डिस्टेंस की वैल्यू 0 हुई क्या डिस्टेंस की वैल्यू 0 हुई क्या नहीं डिस्टेंस कवर किया हमने खचाक लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट ने शॉर्टकट 0 हो गया तो डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो गया तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है अगर उसकी वैल्यू 0 आती है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है उसे बोलते हैं बेटा उसे बोलते हैं ये क्या बोलते हैं समझ में आया तो समझ में आया नल वेक्टर किसे बोलते हैं व्हेन द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 0 नल नथिंग बट वो है डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी वेक्टर उसे वेक्टर तो बोलना पड़ेगा लेकिन उसकी कोई वैल्यू ही नहीं यार तो उसको क्या बोलेंगे नल वेक्टर ओके ध्यान में रहेगा दीप्ति नल वेक्टर जिसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जिसकी वेक्टर की वैल्यू जिसके मैग्नीट्यूड का वैल्यू 0 है द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 इज कॉल्ड नल वेक्टर और द ऑब्जेक्ट हैज सेम पोजीशन फॉर फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट और ऑब्जेक्ट हैज सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन then its null vector is 0 then its vector is called null vector then the vector is called null vector बस सिंपली इतना ही बताना था अब आगे चलते हैं छोटी छोटी चीजें यार एकदम बेसिक चीजें अगर आ गई तो मैं एग्जाम में क्या करूंगा नहीं छोड़ सकते नहीं रिस्क ले सकता हूं ठीक है ना कभी कभार कुछ भी पूछ लेते एकदम इजी वाली चीज हमारे पढ़ने में नहीं गए तो क्या कैसा होगा गड़बड़ हो जाएंगे ना चलो अब आगे देखो आगे कुछ अच्छी चीजें पढ़ती है इस चैप्टर की अब देखो भैया अब किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं आज के क्लास में आपको किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका सुनो इधर ध्यान दो अब मान लो कि एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है ये
ये एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है पूरा, यहां पे क्रिकेट की मैच चालू है, ध्यान देना। ये ए बी सी डी रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है, क्रिकेट की मैच चालू है। आप यहां पे बैठो ग्राउंड पे, आपका दोस्त यहां पे बैठा है, आप यहां पे हो, आपका दोस्त यहां पे। ये मान लो ये है आपका, ये है आपका, मान लो मैं थोड़ा सा मीटर में ले लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, मीटर में ले लूंगा। ये 4 मीटर ले लो, रेक्टेंगल है छोटा सा एक, और ये 3 मीटर है। आप यहां पे बैठे, आपका दोस्त यहां पे बैठा है, आप यहां पे बैठे हो और आपका दोस्त यहां पे बैठा है। आपको लग रहा है मैच देखने में मजा नहीं आ रही, दोस्त के पास चलते हैं। क्या करोगे आप? ऐसा भागोगे दोस्त के पास? नहीं, ऐसा नहीं भाग पाओगे। क्रिकेट की मैच चले, पुलिस आएंगी, डंडे देंगी तुमको बढ़िया और भगा देंगी और लेके जाएंगे उठा के। अगर ग्राउंड के बीच में से अगर जाने की कोशिश की तो आप क्या करोगे बेटा? आप तो यार बाउंड्री से ही जाओगे ना, मतलब ऐसा जाओगे, ऐसा जाओगे, फिर ऐसा जाओगे, दोस्त के पास पहुंच जाओगे ना ऐसा। तो आप मान लो कि ये तुम्हारी देखो एक्स एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है बेटा? ये एक्स एक्सिस है। और ये तुम्हारी कौन सी एक्सिस है बेटा? वाई एक्सिस है। और ये तुम्हारी कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। तो आपको आपके दोस्त के पास पहुंचने के लिए, मतलब ए से लेके आपको सी के पास पहुंचना था, सी, बट बाउंड्री से जाना पड़ा, मतलब आप सीधा नहीं जा पाए। तो आपको बाउंड्री से, मतलब पहले एक्स एक्सिस पे आप कितना गए? 4 मीटर, और वाई एक्सिस पे कितना गए? 3 मीटर। एक्स एक्सिस पे कितना गए? 4 मीटर, वाई एक्सिस पे कितना गए? 3 मीटर, एक्स एक्सिस पे 4 मीटर और वाई एक्सिस पे 3 मीटर। तो अगर आपको किसी को दोस्त को फोन करके बताना है, किसी अपने थर्ड पर्सन को, कि भाई मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूं, उससे पूछा कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो ये कोड लैंग्वेज में भी उसको बता सकता है। या तू बता सकता है मैं एक्स एक्सिस पे पहले 4 मीटर जा रहा हूं, वाई एक्सिस पे मैं 3 मीटर जा रहा हूं। ये इंफॉर्मेशन लिखकर आपको किसी को भेजना है, लिखकर अगर किसी को भेजना है तो उसके कुछ डिनोशन होते हैं भैया। जैसे कि देख यार, जैसे कि देख, अगर तूने मोबाइल में मैसेज कर दिया 4,3, तो तुम्हारा दोस्त अगर साइंस पढ़ा होगा तो समझ जाएगा ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है करके, समझ जाएगा ना। साइंस पढ़ा होगा तो 10वीं पास किया होगा, समझ जाएगा। एकदम जो 10वीं पास नहीं किया उसको नहीं समझेगा 4,3 क्या होता है। तो डिनोशंस है अपने पास कुछ वेक्टर्स को लिखने के लिए। वो क्या होते हैं? अरे जैसे कि देखो यार, तुम दर्जी के पास गए, टेलर के पास गए, शर्ट सिलाने के लिए गए, वो तुम्हारा फटाफट क्या करता है? नाप लेता है, गले में पट्टा डालता है, वो टेप यहाँ का नाप ले लिया, कागज पे लिख लेता है, फिर यहां का नाप लेगा, कागज पे लिख लेंगे, फिर आपके पेट का नाप लेगा। सर एकदम ज्यादा नहीं हुआ क्या 50 पेट 50 सेंटीमीटर? भैया 50, ठीक है, ऐसा लिख लेता। और बाद में उसने वो किसी को भेज दिया कि भैया ये कपड़ा काट के रख देना, सिलाना है अपने को। बोलेगा ये क्या है, ये क्या है, कुछ तो बता यार। अगर मान लो उसने गले का नाप अगर समझ लिया 50 को, तो गले का नाप 50 समझ लिया, और पेट का नाप उसने अगर 3 समझ लिया, तो वो शर्ट जाएगा तुम्हारे पेट में, जा पाएगा क्या? नहीं, फंस जाएगा ना। तो वो जब लिखेगा और भेजेगा किसी को, तो उसको कुछ तो डिनोशन देने वाले। 3 यानी यहाँ पे लिखेगा एन, यानी ये सपोज ले, मान ले 2 यानी आर्म्स, ये सपोज मान ले 50 यानी स्टमक या पेट, कुछ तो लिखा ना उसके। हाँ, अब ये किसको टाइप करके भेजता है तो दूसरे को भी समझ जाएगा। हाँ सर, ये 3 यानी नेक का होगा, ये 2 यानी आर्म्स का होगा, ये 50 यानी स्टमक का होगा। उसी तरीके से हम क्या करने वाले हैं कि अगर मान लो ये 4 है, तो ये 4 कौन से एक्सिस का है? एक्स एक्सिस का है ना, तो उसके आगे ना ये ऐसा लिखने वाले हैं। सर ये क्या पहली बार पढ़ रहे हैं? अभी आज तक नहीं पढ़ा था। 4i मतलब, आई का मतलब है कि जो डिस्टेंस तुमने एक्स एक्सिस पे ट्रैवल किया उसको रिप्रेजेंट करने वाला एक छोटा सा वेक्टर क्वांटिटी, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। इस आई को क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स। सर ये आई तो ठीक है, सर ये क्या है? सर ये क्या है? ये तो इसको ना सरकम्प्लेक्स बोलते हैं। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? सरकम्प्लेक्स बोलते हैं। सरकम्प्लेक्स, इस सिंबल को कहते हैं सरकम्प्लेक्स बोलते हैं। यहां बहुत से लोग इसको शॉर्टकट में कैप बोलते हैं। कैप, कैप यानी पढ़ने का तरीका क्या? आई कैप, आई कैप, आई कैप। समझ में आ रही बात? हाँ, तो 4 के साथ क्या लगा दिया मैंने? आई कैप लगा दिया, तो अगले वाला समझ जाएगा कि अच्छा आई कैप लगाया मतलब ये एक्स एक्सिस पे ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस है। बात समझ में आई? हाँ, दूसरा बेटा ये 3 के सामने ना मैं जे कैप लिखता हूं, जे कैप। तो जे कैप से समझ में आया, अच्छा ये वाई एक्सिस वाली कोई चीज है। मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों की अगर मैं बात करूंगा आगे चल के, तो इसका सिंबल है आई कैप, इसका यूनिट वेक्टर है जे कैप, इसका यूनिट वेक्टर है के कैप। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। रिप्रेजेंटेशन सिंबल्स बहुत आसान है। क्या है आसान? एक्स वाई जेड, आई जे के। भैया एक्स वाई जेड और आई जे के। अरे भैया एक्स वाई जेड को लाया आई जे के, एकदम सिंपल।
एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे जो सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन डिस्टेंस ट्रैवलिंग को, वो आई कैप्स को कनेक्ट करके कर रहे हैं, वाई एक्सिस वाले डिस्टेंस को जे कैप से कर रहे हैं, जेड एक्सिस वाले डिस्टेंस को के कैप से कर रहे हैं, आई जे के। समझ आ रहा है? यानी मैंने 4i + 3j लिख के किसी को भेज दिया, समझ जाएगा कि ये डिस्टेंस अपना एक्स एक्सिस पे ट्रैवल होगा, ये डिस्टेंस वाई एक्सिस पे ट्रैवल। अगर मैं कभी लिखता हूं 9j + 10k, और मान लो ऐसा मैं लिखता हूं 5j + 3i + 2k, उल्टा तिल्टा भी लिख सकता हूं मैं कंफ्यूज करने के लिए, कभी ऐसा भी क्वेश्चन आएगा तो भैया ये पहला एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस, तीसरा जेड एक्सिस क्या? नहीं 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 नहीं, ये पहला एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस, तीसरा जेड एक्सिस क्या? नहीं भैया, पहला वाला किसके साथ कनेक्ट है? जे, मतलब ये कौन सा होगा? बोलो जल्दी बोलो, बोलो इसको 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 मैं क्या क्या बोलूं? तो ये है तुम्हारा कौन सा? वाई, ये आई मतलब एक्स और के मतलब जेड एक्सिस वाला, याद रहेगा। सो आई जे के के हिसाब से सोचना है, मतलब आपका बेटा क्या है? वाई एक्स और ये है जेड, ये वाई है, जे मतलब वाई, आई मतलब एक्स और के मतलब जेड। तो आज के बाद किसी भी डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, कोई भी वैल्यू अगर हम ट्रैवल करते हैं, कोई भी क्वांटिटी को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड के एक्सिस के अलोंग, तो उसमें यस करेक्ट है, कोमल करेक्ट है, उसको आई जे के लगाएंगे तो अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम एग्जैक्टली लिख क्या रहे हैं और किसी और को उसको बताना क्या चाहते हैं। तो 4i + 3j ये तुम्हारा बन गया वेक्टर। 4i + 3j, अभी ध्यान देना यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे अपन इस चैप्टर पे जा चुके हैं। तो आप 4i + 3j करते हुए ए से लेके सी तक पहुंचे, मतलब मैं अगर ये लाइन ज्वाइन करूं यहां पे, अभी ये लाइन जो ज्वाइन करूं, ये वाली लाइन, इस लाइन को मैं अगर नाम रखता हूं वेक्टर ए, इस लाइन का मैं अगर नाम रखता हूं ओरिजिन से लेके जहां पे हम पहुंच गए, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन को अगर मैं वेक्टर ए बोलता हूं, तो इस वेक्टर ए को अपन ने कैसा लिखा हुआ है देख लो आप, 4i + 3j, ऐसा हमने उसको लिखा हुआ है, 4i + 3j। तो ये तो हो गया भैया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हो गया। अगर मुझे तीनों एक्सिस का यूज करना है, मतलब इधर ध्यान देना पड़ेगा, अब ध्यान देना पड़ेगा। अभी ये जो मैं आगे यहां से जो बता रहा हूं, ये तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चरर का पार्ट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेक्चर होगा, प्लीज ध्यान देना पड़ेगा। अब मान लो कि तुम अगर ये एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारी वाई एक्सिस है, समझ रहे, और ये तुम्हारी जेड एक्सिस है। अब अगर आपको यहां पे पहुंचना है, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे, तो यहां पे पहुंचना, वो भी एक्सिस एक्सिस के अलोंग पैरेलल जाना है, बीच में से नहीं घुसना, डायरेक्ट यहां पे पहुंचना है। तो यहां पे पहुंचने के लिए पहले आप एक्स एक्सिस पे चलो, यहां पे पहुंचने के लिए एक्स डग 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 डग, एक्स एक्सिस पे गया मैं 3 मीटर, डग 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 डग, वाई एक्सिस के पैरेलल गया, वाई एक्सिस के पैरेलल गया, डग 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 2 मीटर, और फिर ऊपर गया जेड एक्सिस के पैरेलल गया, समझो 5 मीटर, यानी 3 2 5, समझ रहे। मान लो तुम जिस रूम में बैठे उस रूम में एक फैन लटक रहा होगा, सीलिंग फैन। मान लो जिस तुम में रूम में बैठे, मतलब ये रूम बना देता हूं मैं, यहाँ पे थोड़ी सी देखो, इधर ये रूम है बेटा, ये रूम है तुम्हारी, और रूम में मान लो ये तुम्हारा, मान लो कि ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ओके, ये ओरिजिन है तुम्हारा, ये वाला ओरिजिन ले लो, ये वाला ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस मालूम है तुमको, ये वाई एक्सिस, और ये तुम्हारी मान लो जेड एक्सिस, ऐसी तुम्हारी रूम है, ओके। अब यहां पर देख, अगर यहां पे देखो, अगर तुम्हें ये सीलिंग फैन लटक रहा है, यहां पे ये सीलिंग फैन है, ये सीलिंग फैन लटक रहा है तुम्हारा, ये सीलिंग फैन के टिप तक अगर आपको पहुंचना है, ये रूम के सीलिंग फैन के टिप तक अगर आपको पहुंचना है, यहां से लटका दो, बीच में से, कॉर्नर से नहीं, यहां से यहां तक पहुंचना है, तो पहले आप क्या करोगे? पहले एक्स एक्सिस के अलोंग जाओगे, मतलब मुझे दिख रहा है कि यहां पे मुझे पहले एक्स एक्सिस के अलोंग जाना पड़ता है, एक्स एक्सिस के अलोंग में जाऊंगा, तो पहले आप एक्स एक्सिस के अलोंग जाओगे, मतलब मान लो ये ऐसे अगर कुछ एक्सिस में दिखाता हूं, सपोज ऐसी भी एक्सिस में दिखा सकता हूं, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो आप पहले एक्स एक्सिस के अलोंग जाओगे, मतलब आपको अगर यहां तक पहुंचना है तो पहले आप एक्स एक्सिस के अलोंग जाओगे, एक्स एक्सिस के अलोंग जाओगे, फिर वाई एक्सिस के अलोंग जाओगे, देखो वाई, ये एक्स एक्सिस के अलोंग गया, फिर ये वाई, ये देखो ये वाई एक्सिस के अलोंग गया, मैं वाई एक्सिस के अलोंग, और फिर मैं जेड एक्सिस के अलोंग गया, यहां पे पहुंच गया। मतलब मान लो तुम्हारे रूम में एक फैन लटक रहा है, ऐसा फैन लटक रहा है, ऐसा, ये फैन के टिप तक अगर आपको पहुंचना है, तो तुम्हारे रूम का मैंने कॉर्नर बताया था, याद है क्या? पूरा रूम का कॉर्नर बताया था मैंने, एक्स एक्सिस बताई थी और ये वाई एक्सिस बताई थी, कॉर्नर रूम का तुम्हारे जहां पे तुम पढ़ाई को बैठे बताया था मैंने, वो कॉर्नर को ओरिजिन मानने का बोला था,
समझो तुम ऐसे बैठे हो, तुम्हारे पीछे की जो लाइन गई है हॉरिजॉन्टल वो एक्स एक्सिस, तुम्हारे जो एक कॉर्नर है वो ओरिजिन, और एक वर्टिकल लाइन जो गई है वो एक्सिस, और ये तुम्हारा कॉर्नर जो है रूम का जो ऐसा एज है वर्टिकल वाला वो तुम्हारी जेड एक्सिस। सब बता चुका हूं, इसको रिपीट नहीं करूंगा। अब मान लो फैन के टिप तक पहुंचना है, तो पहले चलो इस फैन के टिप तक पहुंचने के लिए पहले एक्स एक्सिस पे आ जाओ। अगर मुझे यहां तक पहुंचना है, यहां तक पहुंचना, फैन के टिप तक पहुंचना, पहले एक्सिस पे आ जाओ। डक 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 डक। मान लो मैं यहां से शुरू करता हूं कॉर्नर से, ऐसे डक 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 डक, मैं एक्स एक्सिस पे आ गया। फिर मुझे मालूम है फैन वहां पे मेरे सामने लटका हुआ इधर ऐसा, तो मैं वाई एक्सिस पे चलूंगा, वाई एक्सिस को पैरेलल चलूंगा, डक 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 वाई एक्सिस को चलूंगा। और अभी मैं ऊपर जाऊंगा, ऊपर जेड एक्सिस पे चलूंगा, जेड एक्सिस के साथ पैरेलल छोड़ूंगा, जेड एक्सिस के साथ पैरेलल छोड़ूंगा, जेड एक्सिस के साथ पैरेलल चलूंगा ऊपर, डक 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 डक। तो इस तरीके से मुझे तीनों कोऑर्डिनेट पे चलना पड़ेगा। अभी तो ये एक्स और वाई ही है, लेकिन आपको जब स्पेस में जाओगे, स्पेस यानी हवा में लटकना है जाके, तो एक्स एक्सिस पे भी जाना पड़ेगा, वाई एक्सिस पे भी जाना पड़ेगा, और जेड एक्सिस पे भी जाना पड़ेगा। समझ रहे बात को? अगर मान लो ऐसा करते 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 कराते, अगर मान लो मैंने 3 किया एक्स एक्सिस पे तो मैं इसको 3i लिखूंगा, 4 किया मैंने वाई एक्सिस पे तो मैं इसको 4j लिखूंगा, और मैंने मान लो ऊपर की तरफ गया मैं 5 तो उसको 5k लिखूंगा। इस तरीके से तुम उस फैन के टिप तक पहुंच गए। अब इस फैन के टिप तक अगर अभी पहुंचे हो, फैन के टिप तक यहां पे पहुंचो, वहां तक तुम्हारे क्लासरूम का, तुम्हारे रूम का, तुम्हारे स्टडी रूम का जो ओरिजिन है, कॉर्नर ओरिजिन वाला, वहां से सीधी एक लाइन खींच के निकाल दो। वहां तक एक रस्सी बांध दो, फैन के वो टिप को ना वो ओरिजिन के साथ खिला ठोक के उधर एक रस्सी बांध दो, ऐसी ऐसी तिरछी लाइन निकलेगी। वो जो वेक्टर तुम्हारा बनेगा, वो तिरछी जो लाइन बनेगी ओरिजिन से लेके फैन के टिप तक, ओरिजिन के से लेके फैन के टिप तक जो तुम्हारा वेक्टर बनेगा, उसको मैं इस बार वेक्टर बोलता हूं। तो किसी भी पोजीशन तक पहुंच के उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना क्या होता है समझ रहे? एक्स एक्सिस पे चलना, वाई एक्सिस के पैरेलल चलना, और जेड एक्सिस पे चलना, जेड एक्सिस के पैरेलल चलना। ये 3 प्रकार से आप किसी जगह पे पहुंचते हो तो तुम्हारा समथिंग आई प्लस समथिंग जे प्लस समथिंग के, ऐसा एक वेक्टर तैयार होता है। अब मान लो ये वेक्टर ए है, तो इसको जनरल फॉर्म में कैसा लिखते? सुनो सुनो सुनो, जनरल फॉर्म में ये 3i है, मतलब ये 3 तुमने कहां पे क्या ट्रैवल किया? एक्स एक्सिस पे। तो ये ए वेक्टर का ये कौन सा कंपोनेंट है? ये ए वेक्टर का ये कौन सा कंपोनेंट है? एक्स कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट है? एक्स कंपोनेंट, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे चलने पे मिला, तो इसको आप ax बोल सकते हो, ax, और साथ में क्या लगाया? i। इसको बताओ क्या बोलो? ये a का ही कंपोनेंट है, ये भी a का ही कंपोनेंट है, ये भी a का ही कंपोनेंट है, बट ये a का कौन सा कंपोनेंट है? y कंपोनेंट है। इसको मैं बोलूंगा y कंपोनेंट, ay। साथ में आया तुम्हारा j, साथ में तुम्हारा आया j, और ये भी तुम्हारा a का ही कंपोनेंट है, लेकिन मैं इसको az कंपोनेंट बोलूंगा, साथ में तुम्हारा आया k। मतलब axi प्लस ayj प्लस az के ऐसा पढ़ना पड़ता है। मतलब मान लो कभी कभार तुमने अगर वेक्टर बी लिख दिया, वेक्टर बी लिख दिया, तो वेक्टर बी का जनरल फॉर्म कैसा रहेगा? कौन बताएगा? मतलब ये जो ए वेक्टर है भैया, ये जो ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर के कितने कंपोनेंट है? तो 3 कंपोनेंट। कौन से कौन से? ax, ay और az। और उसको लिखने का तरीका क्या है? वेक्टर a इज इक्वल टू axi प्लस ayj प्लस az के। उसी तरीके से वेक्टर बी अगर कभी लिखने की जरूरत पड़ी, अगर आपको फैन के टिप तक पहुंचना पड़ा, तो उसका नाम मैंने वेक्टर दिया। ये लाइन को, ये लाइन ओरिजिन से मैंने जो ज्वाइन की उसका नाम वेक्टर ही दिया। अब मान लो कोई एक बल्ब लटक रहा है ऐसा रूम में, मान लो किसी रूम में एक ऐसा एक बल्ब लटक रहा है, ये बल्ब लटक रहा है, ये बल्ब तक अगर पहुंचना, लटकते हुए बल्ब के पास पहुंचना है, कहां से? ओरिजिन से। तो आप पहले एक्स एक्सिस के पैरेलल चलोगे, कुछ डिस्टेंस वाई एक्सिस के पैरेलल चलोगे, और फिर कुछ डिस्टेंस जेड एक्सिस के पैरेलल चलोगे। तो इस तरीके से वेक्टर बी अगर मान लो तुम्हारे ओरिजिन से इस बल्ब को ज्वाइन कर दिया, ओरिजिन से अगर ये रूम है तुम्हारी, ये रूम है तुम्हारी, और इस रूम से लटकते हुए बल्ब तक अगर मैंने ओरिजिन से अगर मैंने ज्वाइन कर दिया, ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, इस रूम को लटकते हुए बल्ब तक अगर ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, और इस वेक्टर का नाम अगर मैंने मान लो कि वेक्टर बी रखा, तो उसको हम कैसा लिखेंगे? bxi प्लस byj प्लस bz के, ऐसा लिखोगे। तो अभी वेक्टर को कैसा लिखते हैं आपके ध्यान में आ गया। अब अगर ये ध्यान में आ गया, अब मजा देखो आगे, अब आगे मजा देखो। स्क्रीनशॉट मार लो भैया, स्क्रीनशॉट मार लो, कुछ नहीं लिखना है ज्यादा, बस ये आप इतने डायग्राम निकालोगे, इतने डायग्राम 4i प्लस 3j लिखोगे। ये वेक्टर ए बोला मैंने इसको, साथ में वेक्टर ए को कैसा लिखा जाता है, वेक्टर बी को कैसा लिखा जाता है, वो अच्छे से लिखोगे अपने कॉपी में। नहीं बेटा, कौन से भी एक्सिस से जा सकते हैं। अगर तुझे लगा कि फैन जो लटकने वाला, अनुश्री लटकने वाला फैन है, वहां तक मुझे पहुंचना है, तो जरूरी नहीं कि तू पहले एक्स एक्सिस के पैरेलल चलेगी या वाई एक्सिस के पहले चलेगी। तुझे लगता है कि नहीं सर ये फैन के लटकते हुए फैन तक मुझे पहुंचना है ना, तो मैं अपना जो अपने रूम का जो कॉर्नर है, उस कॉर्नर से पहले मैं दीवार पे ऊपर चढ़ जाती, वो एज से टक 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 ऊपर चढ़ जाती है। कौन सा एक्सिस पहले लिया तुमने? जेड।
फिर बाद में तुम्हें लगा कि अभी मुझे एक्स एक्सिस पे कुछ, वाई एक्सिस पे कुछ चलना है, और बाद में मुझे यहां तक आने के लिए वाई एक्सिस पे कुछ चलना है, एक्स एक्सिस पे कुछ चलना है, तो तुम पहले इवन वाई एक्सिस के अलाउंग भी चल सकती, बाद में एक्स एक्सिस के अलाउंग, और बाद में जेड एक्सिस के अलाउंग, कुछ भी कर सकते हो तुम इस तरीके से, कैसा भी ले सकते हो, ठीक है। मतलब मान लो कभी कभी ना ऐसा एक्स एक्सिस, जेड और ये वाई ऐसा दिया रहता सिंपल। अब समझ लीजिए कि आपको यहां पे पहुंचना है, यहां पे पहुंचना है, कुछ नहीं, अगर यहां पे पहुंचना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर यहां पे पहुंचना है तो आप एक काम कर सकते हैं, पहले ऐसा एक्स एक्सिस पे जाओगे, एक्स एक्सिस पे जाओगे, फिर लगा आपको अच्छा वाई एक्सिस पे पैरेलल आना पड़ता है भैया, वाई एक्सिस पे पैरेलल आना पड़ता है, ऐसा ऐसा वाई एक्सिस पे आ गए, ये वाई एक्सिस के पैरेलल आ गए, और फिर ऐसा जेड एक्सिस पे गए, यानी पहुंच गए यहाँ पे, यानी एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, कुछ भी कर सकते। या आपको लगा कि नहीं सर मैं पहले ना क्या करूंगा, यहां तक पहुंचना है ना मुझे, मैं पहले क्या करता हूं सर कि मैं पहले ना वाई एक्सिस पे आ जाता हूं, इधर वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे आ जाओ पहले, फिर बाद में एक्स एक्सिस पे चलो, और फिर बाद में जेड पे चलो, पहले वाई एक्सिस के अलॉन्ग आ जाओ, फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल चले जाओ, फिर जेड एक्सिस के चले जाओ, कैसा भी चले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। या कोई बच्चा सोचता कि नहीं सर मैं पहले नहीं इसके लाइन में चला जाता हूं ऊपर, यानी पहले जेड एक्सिस पे पहले चलूंगा मैं, पहले जेड एक्सिस पे चलूंगा मैं, इसके लाइन पे पहले चला जाता, तो पहले कोई जेड एक्सिस पे जा सकता है। इस तरीके से भी आप अलग अलग तरीके से भी जा सकते हो, बट अपना जनरल तरीका क्या होना चाहिए, एक्स वाई जेड रहना चाहिए, तो लिखने के लिए आसान रहता है, ओके। तो अब देखो अब आगे देखो, मान लो तुम्हारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और हाँ बेटा एक्स वाई जेड एक्सिस की बात बता देता हूं, कभी बुक में आपको एक्स जेड और वाई ऐसा दिया रहेगा, हो सकता है कभी ये एक्स और इसको जेड बोल के इसको वाई बोलेंगे, जैसा बुक में डिनोशन दिया रहेगा, जैसा क्वेश्चन में डिनोशन दिया रहेगा, अकॉर्डिंगली आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना, अपने मन की नहीं चलेगी उधर की, नहीं सर आपको तो हमने, हाँ आपने तो हमको ऐसा ही पढ़ा है, नो नॉट मतलब नेसेसरी, हो सकता है कभी एक्स एक्सिस इसको बोलेंगे, वाई इसको बोलेंगे, जेड इसको बोलेंगे, तो फिर उसके हिसाब से ही कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा। बोलो बोलो बोलो, इसको कौन सा कोऑर्डिनेट बोलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स ए एक्स आई, और इसको कौन सा बोलेंगे बेटा, इसके साथ पैरेलल आ गया, मैं किसके साथ पैरेलल आ गया अभी, जेड के साथ, इसको तुम्हें बोलना पड़ेगा ए जेड के, ए जेड के, ये ए एक्स आई और ये ए जेड के, ये ए जेड के पहले आ गया, और फिर ये वाई एक्सिस है तुम्हारी ये, और अगर मैं ऐसा ऊपर जाता हूं ऊपर, तो इसको बोलना पड़ेगा तुम्हें ए वाई जे, समझ रहा है, उसको बोलना पड़ेगा ए वाई जे। तो डिपेंड करता है कि आपको डायग्राम कैसी दी है, अपने मन से नहीं चलेगा, ओके। अब सुनो, अगर मान लो रूम में फैन लटका हुआ है, फैन का टिप, ये फैन लटका हुआ है, ये फैन लटका हुआ है, खतरनाक ड्राइंग है ना मेरी, हाँ ये फैन लटका हुआ है, कौन सी कंपनी का ये मत पूछना, और रूम में ना एक बल्ब भी लटका हुआ है, रूम में एक बल्ब भी लटका हुआ है, बल्ब भी लटका हुआ है तुम्हारे रूम में, एक जगह फैन होगा एक जगह बल्ब होगा, या एक रूम में दो फैन होंगे, किसी के ध्यान देना, बहुत अच्छी चीज पढ़ा रहा हूं। तुम बैठे हो रूम में, तुम्हारे पीछे से जो एक लाइन गई हॉरिजॉन्टल वो एक्स एक्सिस, ये ऐसी जो गई वाई एक्सिस, और रूम का जो कॉर्नर रहता है तुम्हारा, मतलब ये वाला कॉर्नर, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये बोलो बेटा ये जेड एक्सिस, ये ऐसा ऐसी तुम्हारी रूम है, रूम का कॉर्नर है, और ये तुम्हारी जेड एक्सिस है, और मान लो एक फैन यहां तक आके लटका हुआ है, और एक बल्ब यहां तक आके लटका हुआ है। अब उस रूम का ये ओरिजिन है, मान लो ये ओरिजिन है उस रूम का, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है इस रूम का, ये ऐसी दो चीजें रूम में लटकी हुई है। तो इस ओरिजिन से ये फैन तक मैं एक लाइन निकाली, फैन के टिप तक जाने के लिए आपको एक्स वाई जेड जाना ही पड़ा होगा, मतलब मैं उसको वेक्टर ए बोलता हूं, और शायद ये वेक्टर ए ऐसा रहा होगा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के कैप, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, ऐसा रहा होगा ये वेक्टर ए। और मान लो वेक्टर बी जो है, वेक्टर बी जो है ना, बल्ब तक पहुंचना पड़ा होगा तुम्हें, ये बल्ब तक पहुंच गए, ये बल्ब तक पहुंच गए, और बल्ब तक जो पहुंचे, जिस लाइन से ऐसी सीधी लाइन ज्वाइन करो बल्ब तक, उस कॉर्नर से ओरिजिन से, उसको वेक्टर बी बोलोगे आप, समझ में आ रही बात। अब मुझे बताओ वेक्टर बी को मैं लिखता हूं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ऐसा बोलता हूं।
तो ये तो हो गया वेक्टर ए विच इज रिप्रेजेंटिंग द फैन, लोकेशन ऑफ द फैन. दिस इज योर वेक्टर बी विच इज रिप्रेजेंटिंग द लोकेशन और सिचुएशन और पोजीशन, लोकेशन और पोजीशन ऑफ द बल्ब. लेकिन मान लो एक एंट है, एक कीड़ा है, एक इंसेक्ट है जो फैन के टिप पे बैठा था. ये कीड़ा है. जैसे मैंने फैन ऑन किया, फैन घूमने लगा तो कीड़ा उड़ गया और उड़ के ड्रर ये बल्ब के ऊपर जाके चिपक के बैठ गया. ये कीड़ा यहां से उड़ गया, ये कीड़ा यहां से उड़ गया और ये बल्ब के ऊपर जाके बैठ गया. समझ रहे? तो कीड़े ने ऐसा 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 क्या किया, क्या कवर किया? बोलो क्या कवर किया? ऐसा 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 क्या कवर किया? डिस्टेंस कवर किया. लेकिन अगर मैं बोलता हूं कीड़े ने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, तो मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, आपको अच्छे से मालूम है कि आप डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट शॉर्टकट को बोलने वाले. ये हुआ तुम्हारा शॉर्टकट, ये हुआ तुम्हारा शॉर्टकट. इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे. ये तुम्हारा क्या हुआ? डिस्टेंस. और ये क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ. यानी कीड़े ने ये डिस्प्लेसमेंट किया, ये ए पॉइंट, ये वाला पॉइंट से लेके ये वाले पॉइंट तक डायरेक्ट गए. इसको डिस्प्लेसमेंट, इसको जुंग करके यहां पे हो जाए. ये तुम्हारा डिस्टेंस हुआ. क्लियर है ना बेटा? और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है. अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर आपको फाइंड करना है, इसको बोलते हैं बेटा, इसको देखो, ये वेक्टर जो ये वाला, इसको मैं ना R1 वेक्टर बोलता हूं. R1 फैन के टिप तक का वाला जोड़ी हुई लाइन, ओरिजिन से जोड़ी हुई लाइन. बल्ब के टिप तक ओरिजिन से जोड़ी हुई लाइन को मैं बोलता हूं वेक्टर R2. बट अगर मुझे कोई बोलता है कि नहीं, इंसेक्ट का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखो, मॉस्किटो का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखो, मतलब इस मॉस्किटो, इस फ्लाई की, मक्खी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखो, तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, ये R1 और R2 का, ये R1 है, ये R2 है, लेकिन ये अगर तुम्हें लिखने के लिए बोलते हैं, इसको आप डेल्टा R से इंडिकेट कर सकते हो. कैसे इंडिकेट करते हो? डेल्टा R मतलब डिफरेंस. ये दोनों वेक्टर का डिफरेंस है. ये इन दोनों वेक्टर का डिफरेंस है, इसको डेल्टा R बोल सकते हो. अब सुन ले मेरी बात. यहां तक पहुंचने के लिए तुझे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट ऐसा पहुंचना पड़ा होगा. फैन तक पहुंचने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट ऐसा पहुंचना पड़ा होगा. मतलब मान ले तेरा वेक्टर R1 का फॉर्मूला मैं लिखता हूं x1i प्लस y1j प्लस z1k. सर बोले अभी x1 y1 क्यों ले रहे हो? पहले तो मस्त था, आपने ax ay az लिखा था. तो बेटा मैंने पहले उसको a वेक्टर बोला था, तो उसको मैंने ax ay az नाम दिए थे. बट कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी डिनोशन हो सकते. मैं इसको x1i y1j कैप z1k कैप, x1i कैप y1j कैप z1k कैप, ऐसा मैं इसे लिख सकता हूं. लिख दिया इस वेक्टर को मैंने. क्योंकि यहां तक देखो, ड्राई चीजें पढ़ना, बस सिलेबस में करके पढ़ना और समझ के पढ़ने में बहुत फर्क है बेटा. जब समझ के पढ़ोगे ना, बड़े बड़े क्वेश्चन को ऐसे दिमाग में बिना लिखे आंसर दे दोगे आगे. नहीं तो बस लिखने के लिखते 5i प्लस 3j प्लस 2k. सर ये वेक्टर है, होगा भैया कुछ तो भी 5i 3j 6j लिखते होंगे. अरे क्यों लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कुछ सोचो. फैन के टिप तक पहुंचने के लिए आपको ओरिजिन से पहले एक्स एक्सिस पे चलना पड़ा, फिर वाई एक्सिस पे चलना पड़ा, फिर जेड एक्सिस पे चलना पड़ा. तो ये आपको रियलाइज होना चाहिए, फील होना चाहिए. जैसे इसको आप पढ़ोगे, अच्छा मतलब ऐसा गए होंगे, ऐसा गए होंगे, ऐसा गए होंगे, दिखना चाहिए आंखों में, नजर में आना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए. अच्छा बल्ब के टिप तक गए होंगे तो भी ऐसा ही कुछ करना पड़ा होगा. बल्ब के टिप तक, अगर मान लो फैन यहां पे लटका हुआ था, बल्ब यहां पे लटका हुआ है, तो यहां तक भी पहुंचने के लिए आपको ऐसा 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 आना ही पड़ा होगा. तो उसके लिए मैं वेक्टर R2 बोलता हूं. उसका नाम, वो जो सीधी लाइन बनी होगी बल्ब से लेकर ओरिजिन तक, उसको R2 बोलता हूं. उसको x2i प्लस y2j प्लस z2k बोलता हूं. चलेगा? z2k बोलता हूं. ओके. अब सुनो, अब मुझे ये निकालना है डायरेक्ट. ये तो हो गया ये वाला, ये तो हो गया ये वाला, लेकिन मुझे ये निकालना है डायरेक्ट, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है. तो सिंपल तरीका है बेटा, सिंपल तरीका है कि इसमें से इसको माइनस कर दो. ये ए से लेके, अगर मान लो ये पी से लेके अगर आप क्यू तक गए होंगे, यानी आपको ये वेक्टर पी क्यू निकालना होगा, वेक्टर पी क्यू निकालना होगा, जिसको आप ये दोनों वेक्टर R1 R2 का डिफरेंस बोल रहे हैं, डेल्टा आर बोल रहे हैं, और ये डेल्टा आर वाला वेक्टर निकालना होगा, पी क्यू वेक्टर निकालना होगा क्यू. तो क्यू के वाले वेक्टर के कोऑर्डिनेट में से पी वाले वेक्टर के कोऑर्डिनेट माइनस कर दो. ये आपने 10वीं में भी पढ़ा इस तरीके से. मतलब मैं क्या करूंगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा ना, x2 माइनस x1 i कॉमन आएगा, y2 माइनस y1 j कॉमन आएगा, और
Z2 माइनस Z1 K कैप कॉमन आएगा, मतलब X2 माइनस X1 I कैप, Y2 माइनस Y1 J कैप, Z2 माइनस Z1 K कैप। इस तरीके का वेक्टर है। इसको चाहिए तो आप डेल्टा आर लिख के आप इसको डेल्टा एक्स बोल सकते हो, क्योंकि दो एक्स का डिफरेंस को आप डेल्टा एक्स बोल सकते हो। ध्यान में रखो, छोटी छोटी चीजें आने वाली है बाद में, मतलब ये सर हमने तो समझा ही नहीं डेल्टा एक्स क्या है। दोनों के डिफरेंस को डेल्टा बोल सकते हो। X1 X2 माइनस X1 को डेल्टा एक्स आई, डेल्टा वाई जे एंड डेल्टा जेड के कैप, ऐसा आप लिख सकते हो। समझ में आ रही बात? और आपको मालूम है डिस्टेंस अपॉन टाइम किया तो क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम किया तो क्या आता है, याद है क्या आपको? डिस्टेंस अपॉन टाइम काय की डेफिनेशन है, वेलोसिटी। अगर आपने इस डेल्टा आर को, अगर आपने डेल्टा आर को अगर डेल्टा टी से, टाइम से अगर डिवाइड किया, डिस्टेंस को अगर टाइम से डिवाइड किया, डिस्टेंस को अगर टाइम से डिवाइड किया, तो यहां पे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टाइम आई कैप, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टाइम जे कैप एंड डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टाइम के कैप। ये वेक्टर में, ये वेक्टर में, ये वेक्टर में, ये वेक्टर में, ये क्योंकि उसको डायरेक्शन होगी कोई ना कोई। ऐसा अगर आप लिखोगे तो आने वाला जो फार्मूला तुम्हारा आ चुका है उसको बेटा वेलोसिटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? वेलोसिटी। ये डेल्टा आर अपॉन डेल्टा नहीं है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये डेल्टा आर नहीं है, डिस्प्लेसमेंट। और इसको समझो इतना टाइम लगाऊंगा वहां तक पहुंचने के लिए, तो इसको आप वी बोल सकते हैं, वेक्टर वी, वेलोसिटी। इसको क्या बोलेंगे फिर? ये वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है? एक्स कंपोनेंट है, dx अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इन एक्स एक्सिस, तो इसको आप vx बोलोगे, vx आई कैप बोलोगे इसको। ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, लेकिन कौन से एक्सिस का है? y एक्सिस का है, तो इसको बोलेंगे vy j कैप। और ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कौन से एक्सिस का है? z एक्सिस का है, इसको बोलेंगे vz k कैप। तो वेलोसिटी के लिए ऐसा वेक्टर बन जाता है। यानी कितना सिंपल है देख, a इज इक्वल टू axi प्लस ayj प्लस azk। वेलोसिटी के लिए कैसा है? vxi प्लस vyj प्लस vzk। उसकी भी बात अपन आगे जाएंगे कल एक्सेलरेशन में, कि एक्सेलरेशन का अगर वेक्टर लिखना है तो आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी को अगर मैं टाइम से डिवाइड करूं, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करूं, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम एंड एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, उसे एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो शायद, और अगर एक बार अपन टाइम से डिवाइड करते तो ये एक्सेलरेशन वेक्टर तैयार हो जाता है। एक्सेलरेशन इसको लिखते फिर axi प्लस ayj प्लस azk। इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर तैयार होते जाते हैं आगे, और उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स रहते हैं। न्यूमेरिकल कोई बहुत टफ नहीं जाएंगे, शुरुआत में तो आपको आसान आसान न्यूमेरिकली में पढ़ा दूंगा, पर एक बहुत जबरदस्त थ्योरी आज के क्लास में पढ़ाने में आ गई। आप ध्यान दो इस पे, कैसा लिखा है हमने, क्या लिखा हुआ है। कल बिल्कुल पीरियड मिस करना मत, क्योंकि कल एक मैं चीज पढ़ाने वाला हूं और वो उसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, और वो जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूं मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा कौन सा हेडिंग पढ़ाने वाला हूं, लेकिन वो पूरे फिजिक्स में आपको सारे चैप्टर के काम में आने वाला है। पूरे फिजिक्स में सारे चैप्टर के काम में आने वाला है। उसके बिना तुम्हारा फिजिक्स ही मतलब सॉल्व करना मुश्किल है। ऐसी कोई चीज स्केलर वेक्टर चैप्टर से पढ़ाऊंगा जो सारे चैप्टर के काम में आएंगी। इसलिए कल बिल्कुल अपसेंट मत रहना, बढ़िया तरीके से कल का पीरियड करना, बहुत अच्छी चीज पढ़ाने वाला हूं। ओके, थैंक यू सो मच।